हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डायपोल मोमेंट एंड इससे पहले टॉपिक जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, तो मे बी आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आज हम बेसिक पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट का। ओके, ये टर्म आपने पढ़ी होगी। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। अब मैं ये यूज कर रहा हूं, आप समझेंगे अब। बेसिकली व्हाट इज डायपोल मोमेंट? एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, तो उसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। एंड क्या फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट का? इस P से नोटेशन है इसकी, वेक्टर क्वांटिटी का, ये पता लग ही रहा है, वेक्टर मैंने बनाया है। एंड Q इंटू 2L, ये जो 2L है ये इसके बीच में डिस्टेंस है। अब कई सोच रहे होंगे 2L क्यों लिया है, सीधे ही डिस्टेंस D ले लेते या L ले लेते। तो ये इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में दूंगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कैलकुलेट करेंगे कि क्या फायदा हुआ ये लेने का। ठीक है, एनीवे, सो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होती है इसकी। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री में ये उल्टा होता है। ओके, क्योंकि वहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायपोल मोमेंट होती है। मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन जहां पर नेगेटिव ज्यादा होगा। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री में होगा, लेकिन फिजिक्स के अंदर आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहेगी एंड इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरी बात ये, इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस हमेशा ध्यान रखो। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में यूनिट एंड डायमेंशन का रहता है। इवन ऐसा नहीं है, बोर्ड में नीट में भी आ जाता है, जेई मेन भी, इवन आईआईटी एडवांस भी यूज कर लेते हैं कई बार, तो कई याद रहने चाहिए। तो यूनिट्स तो आपके यहां से पता लग ही रहा है, कूलम मीटर, तो मैं कूलम मीटर लिख सकता हूं, राइट। लेकिन इसके प्रैक्टिकल यूनिट अगर हम बात करें, जो यूज करते हैं वो है डिबई। दुबई मत सोच लेना, पर याद रखना दुबई से, है ना। तो ये डिबई है, ये याद रखना आपने। फिर डायमेंशन, चार्ज के डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन, आई थिंक यू कैन कैलकुलेट इट, ये ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। सो अब अगली बात ये आती है कि जो डायपोल मोमेंट हम ले रहे हैं, मैंने एक पॉइंट यूज किया था यहां पर, लेंथ को स्मॉल रखते हैं और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल, आइडियल डायपोल क्या है? जिसमें चार्ज तो इंफिनिटी अप्रोच करे और जो लेंथ है यानी 2L है, दैट अप्रोचेस जीरो। जीरो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत स्मॉल हो, उसको हम आइडियल डायपोल बोल सकते हैं। वैसे ज्यादातर हम शॉर्ट डायपोल वर्ड यूज करते हैं यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट डायपोल मतलब समझ आ ही रहा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड और लेंथ की बात करें, शॉर्ट मींस व्हाट, लेंथ कम होगी उसकी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब सबसे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर यूजिंग वेक्टर। देखो यहां से अगर मैं कहूं ये पॉइंट है, या न्यूमेरिकल अलग से लिख लेते हैं, 2 माइक्रोकूलम 1,0,2 -2 माइक्रोकूलम देन 3,4,2, ये ले लेते हैं। ओके, 2 नहीं लेते, कट जाएगा, फिर इसको 1 ले लेता हूं मैं। अब मान लो ये मैंने दिया क्वेश्चन तुम्हें, और अब इसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है? डायपोल मोमेंट निकालनी है। अब डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हें वेक्टर्स में मैंने समझाया था, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। देखो डायपोल मोमेंट का वैसे 12 वेक्टर फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, Q और ये माइनस Q है, ध्यान रखना, माइनस Q और ये इसके बीच में है R वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हो। तो पर R वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां लेंगे, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको ऐसे लेना, R वेक्टर भी इधर को है, राइट। तो अब मुझे ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है यूजिंग दिस, यानी इसका फॉर्मूला Q इंटू R वेक्टर भी लिख सकता हूं मैं, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी लिख सकता हूं अगर मैं R वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहूं। तो अब इसकी डायपोल मोमेंट इस फॉर्मूले को यूज कर आपने निकालनी है। उसमें मैंने बताया था R वेक्टर हियर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी को नहीं समझ आए
तो नीचे लिंक भी दिया हुआ है वेक्टर्स का, उसको फिर दोबारा से पढ़ो कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब पॉज किया, ओके। नाउ अब देखो जरा, मैं सबसे पहले आर वेक्टर, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो आर वेक्टर भी ऐसे ही होगा। इफ दिस इज आर वेक्टर, नाउ दिस इज r1 वेक्टर, इनिशियल पोजीशन ले लेते हैं, ये फाइनल पोजीशन ले लेते हैं, तो आर वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी r2 वेक्टर माइनस r वेक्टर। r वेक्टर इज इक्वल टू, अब r2 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, i कैप 0 0 हो गया प्लस 2k कैप माइनस व्हाट इज r1 वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, राइट। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2i कैप, अब यहां पर j तो है नहीं, माइनस 4j कैप 2k कैप माइनस प्लस k कैप, तो ये हमारे r वेक्टर की वैल्यू आ गई, राइट। तो डायपोल मोमेंट क्या करोगे, चार्ज की वैल्यू क्या है 2 माइक्रो कूलम, तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू माइक्रो, ध्यान है ना 10⁻⁻6 इनटू दिस r वेक्टर। मैं लिखूंगा नहीं, कैलकुलेट नहीं करूंगा, आपने खुद कैलकुलेट करना है। r वेक्टर की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, और अगर मुझे मैग्नीट्यूड पूछा होता डायपोल मोमेंट का तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता, यानी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो भी सिखाया है वेक्टर चैप्टर में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहां से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो तुमने एक चीज देखी कितना यूज हो रहा है वेक्टर्स। मैक्सिमम फिजिक्स में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम, मैंने बार बार बोलता हूं क्यों आती है, क्योंकि वेक्टर्स क्लियर नहीं होता। तो आप वेक्टर्स को बड़े ध्यान से समझो, कैसे हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ये नहीं आई कैप जे कैप देख के घबरा जाओ, इससे क्वेश्चन और आसान हो जाता है, बजाय कि हम पैरेललोग्राम लॉ या दूसरा यूज करें। तो बेसिकली आई कैप जे कैप यूज करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। चलो अभी हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। देखो एक बात समझ लो, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस वैसे ही डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो इसलिए पहला टारगेट क्या करना है, वेक्टर्स को बार बार करो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वेक्टर के करो। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, पूरी फिजिक्स ही सिंपल है, बाकी तो बचा क्या है इसमें वेक्टर के अलावा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला वो तो याद हो ही गया, बाकी सिर्फ वेक्टर अगर आता होगा तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब जरा देखो फिर से, अब एक हम क्वेश्चन करते हैं, चार्ज q माइनस q लेंथ। अच्छा अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें दिया है क्वेश्चन, तुम लिख भी सकते हैं कि क्वेश्चन है कि चार्ज, टू चार्जेस ऑफ डायपोल आर प्लस माइनस 2 माइक्रो कूलम, राइट, देन लेंथ ऑफ डायपोल इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ डायपोल इज 20 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। तो पॉज करो वीडियो और निकालो, देखो तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं है। ओके सो अब जरा देखो, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, अभी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं q इंटू 12, बेसिकली हम ये 12 लेते हैं, p इज इक्वल टू q 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय, यहां अब स्टूडेंट गड़बड़ करता है, लेंथ ऑफ डायपोल, कहता है लेंथ, वाह लेंथ तो सीधी दी हुई है, कितना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं सर, तो मजा आ गया ये तो करने में। भाई यहां पर लेंथ में 20 नहीं डालना है, ये 20 सेंटीमीटर मैंने क्या बोला था, लेंथ ऑफ दिस, सो लेंथ ऑफ डायपोल था, तो इसका मतलब ये है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻2। और मुझे पूरा यकीन है काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा, लेकिन अभी सभी बोलेंगे नहीं नहीं हमने तो ठीक किया, क्योंकि पता तो लगेगा नहीं, है ना। तो बस अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, उसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया था। यहां गलती मत करना, जब लेंथ ऑफ डायपोल दिया है तो एल के अंदर वैल्यू नहीं डालनी है, राइट। ओके अब हम इसके ऊपर वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो सपोज करो एक क्वेश्चन है प्लस 2q माइनस q एंड माइनस q, ये क्वेश्चन आ गया, मान लो ये माइनस, इसको मैं 3q ले लेता हूं, माइनस 2q है, ठीक है, माइनस 2q, और ये बात बोली है डायपोल मोमेंट की वैल्यू है q इंटू डी, p को रिप्रेजेंट करें q इंटू डी से, राइट, ये भी दी है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। ये माइनस 2q प्लस 2q और ये माइनस q है, सॉल्व करें, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं,
माइनस क्यू, इसको मैं लिखूंगा प्लस क्यू, ये एक डायपोल बना लिया मैंने, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ गई, ये माइनस 2q और इसको मैं लिखूंगा प्लस 2q, एक और डायपोल, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये बना ली मैंने, ये p बना, ये 2p बना, 2p क्यों बना, q इंटू डी, और ये कितना है 2q इंटू डी, तो इसका मतलब ये p बन गया, ये 2p बन गया, यानी मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करूं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में, जब भी आप वेक्टर्स को सॉल्व करो पहले टेल ज्वाइन करो। अभी आप देख रहे हो ये इधर है, ये इधर है, ये नहीं सीधा ही सॉल्व कर दिया, तो मैं इसको दोबारा बनाना हूं, इसको ये बन गया p वेक्टर, ये ठीक है, ये भी 2p वेक्टर, ये 2p वेक्टर नीचे की तरफ ले गया मैं इसको डिस्प्लेस करके, और दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो दोनों एक 2p है और एक p है। वैसे इसमें वेक्टर लगाना नहीं चाहिए, कारण ये क्योंकि अगर आप वेक्टर लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि इनका p है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम है, तो इट्स बेटर इस पे वेक्टर ना लगाया जाए, ये मैग्नीट्यूड ही ले ज्यादा बेटर रहेगा। तो 2p p वेक्टर, क्योंकि मैथ्स वाले बोलेंगे ये क्या कर दिया, 2 से स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं, तो 2p एंड p इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्ट क्या आएगा 2p का स्क्वायर प्लस पैरेललोग्राम लो लगा रहे हैं, वैसे तो 90 डिग्री हो तो सीधे स्क्वायर नेट कर दे तो यहां से सॉल्व हो जाएगा, √5p इज योर आंसर, यानी नेट डायपोल मोमेंट इसकी जो आंसर आएगा √5p आएगा। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे हमने सेपरेट किया, दो डायपोल्स को सेपरेट किया एंड देन नेट डायपोल मोमेंट निकाला। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अब फिर से, अब आपने अपने आप करना है, मैं लिख रहा हूं अभी, तो दिस एंगल इज 120 डिग्री माइनस क्यू, ठीक है, फिर से डी एंड डी ले रहा हूं मैं, आप लोग पॉज करेंगे वीडियो एंड दिस डायपोल मोमेंट की, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। ओके सो अब देखो जरा फिर से, इसमें क्या होगा, दो डायपोल फिर से सेपरेट हो रहे हैं, एक मैं ये ले लेता हूं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो ये एक डायपोल मोमेंट बना ऐसे, दूसरा माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये ले लेता हूं इसी डायरेक्शन इधर को p p, ठीक है, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, फिर से मैंने रीजन बता दिया क्यों। अब फिर से देखो क्या करना चाहिए, टेल ज्वाइन करनी चाहिए ना, ये आ गया, दिस इज p एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री, p 120 डिग्री, अगेन वेक्टर्स वाला चैप्टर लिंक में फिर से देखो, मैंने क्या बताया था, p 120 डिग्री, रिजल्ट विल बी p, पैरेललोग्राम लॉ यूज करके यू कैन कैलकुलेट इट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। ओके अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन आ गया। अब एक और क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉर्मली एग्जाम्स में बोर्ड का तो फेवरेट ही रहा है ज्यादातर ये क्वेश्चन, पर ऐसा नहीं है, मेडिकल में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, जेईई मेन में भी आया, पहले आईआईटी में भी आया बहुत पहले। क्वेश्चन है, अगर एक रॉड है मान लेते हैं जिसकी लेंथ l है, जिसके एंड्स पर चार्ज है q एंड माइनस q, राइट, और हमने क्या किया, मान लो जैसे इस तरह से रॉड है और हमने इस रॉड को बेंड कर दिया, करेक्ट, हमने मतलब इतनी ताकत आ गई हमने बेंड कर दिया तो सपोज कर दिया, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, इसको बेंड कर सेमी सर्कल बना दिया लाइक दिस, तो अब बताना है इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो अब अगर इसमें देखें डायपोल मोमेंट, फिर से पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, कि नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी। पहले अगर इसकी डायपोल मोमेंट p थी, ये हमें दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट पहले इसकी p थी, सो देखो अब क्या होगा, अगर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, सबसे पहले यहां जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, q इंटू एल, ये होगी इसकी वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू q इंटू एल। अब क्या बना, इसका हमने सेमी सर्कल बना लिया। अब जब सेमी सर्कल बनाएंगे तो तुम्हें पता लेंथ l थी, ये इसका पेरीमीटर हुआ, पेरीमीटर पूरा सर्कल का पूरा पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r, हाफ क्या होगा, ये वाला क्या होगा पाई r, बोलो ठीक है, तो दिस बिकम पाई r। नाउ अब इस केस में अगर ये पाई r है, पाई r इज इक्वल टू क्या है l, यहां से r की वैल्यू क्या आ गई l अपॉन पाई। यहां देखा जाए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये 2r है, राइट, ये सेंटर है ना, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो यहां डायपोल मोमेंट, नई डायपोल मोमेंट क्या आएगी q इंटू 2r, राइट, पर अब हमारी r की वैल्यू क्या है, देखो यहां हमने निकाला r की वैल्यू, तो वो क्या होगी q 2l बाय पाई, ये लिख दिया हमने r की वैल्यू।
बट Q इंटू एल क्या चीज है? P है। वैल्यू वापस डाल देते हैं, Q इंटू एल इज P, यानी 2P बाय पाई, दैट इज योर आंसर, राइट। पता है ऐसे कुछ आंसर ध्यान भी रखा करोगे, मैं ये नहीं कह रहा रट्टा मार लो, पर कई बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो यू कैन सॉल्व इट फास्ट, करेक्ट। तो ये था डायपोल मोमेंट के बारे में। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ ये यहाँ की बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पर हम इसको यूज करते हैं। मैग्नेटिज्म में भी हम यूज करेंगे, मैग्नेटिज्म में भी डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो दोनों जगह बिल्कुल सिमिलर चीज है, तो आपने इन दोनों को ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटीग्रेशन और वो सब यूज करेंगे, पर पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले फर्स्ट हम लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब नाम से पता लग रहा है लीनियर। मान लेते हैं एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, इसकी थिकनेस निग्लिजिबल मान के चलते हैं हम। रॉड की लेंथ वैसे तो ये नॉन यूनिफॉर्म बनी है, पर मान लो भाई इसको यूनिफॉर्म बनी है ये, ठीक है। बहुत अच्छे डायग्राम नहीं बनाता मैं। तो अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक रॉड है, इसको इसके ऊपर चार्ज ऐसे हमने रख दिया, यूनिफॉर्म है। जैसे हम बात करें रॉड जो है यूनिफॉर्म है, अगर रॉड यूनिफॉर्म है, मान लो एक रॉड है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा? अगर मैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, पहली बात कि सपोज मैं आधी रॉड लूंगा तो उसका मास क्या होगा? हाफ होगा। इसी तरह से 1/4 लूंगा तो मास क्या होगा? 1/4 होगा। पर अब जैसे सपोज करो अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसको ये नहीं कह सकते इसका मैं आधा ले लूं मास तो आधा मास और हाफ हाफ मास बराबर होंगे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से है। तो अब लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज अपॉन लेंथ। और अगर मैं कहूं लैम्डा इज कांस्टेंट, 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 तो इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा इज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैंने मास के बारे में बताया। तो इसका मतलब आधी रोड पे चार्ज कितना होगा? आधा, 1/4 पे 1/4 होगा। या स्मॉल पार्ट पे अगर मैं लेना चाहूं कि सपोज ये dx है और इस पे मुझे चार्ज निकालना है, स्मॉल चार्ज कितना है, तो मैं यूनिटरी मेथड यूज कर सकता हूं। लेंथ l पर चार्ज q है, 1 पर q बाय l, एंड dx पे कितना होगा? ये चार्ज आ गया, तो स्मॉल चार्ज ये होगा। आसानी से निकल गया ना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। कई बार लैम्डा कांस्टेंट नहीं भी होता, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म अगर होगा, ये यूनिफॉर्म के केस में करेंगे हम। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, या dx लिख सकते हो तुम, दिस वन। ऐसे केस में क्या होगा? वेरिएबल होगा चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर मान लो एक और बना लेते हैं रॉड, सपोज ये मैं दे देता हूं और इसमें ये बात कही लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स है। इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। सपोज करो ये वाला पॉइंट है यहां एट ए डिस्टेंस x, ये ओरिजिन है, और यहां पर इसका इस dx पार्टिकल पर चार्ज निकालना है। तो हम क्या करेंगे उस केस में? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्मॉल चार्ज निकालना है तो यहां पर लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x। dx उधर चला जाएगा तो dq होगा लैम्डा नॉट x dx। ये आएगा चार्ज। और अगर मुझे ये पूरा चार्ज निकालना होगा तो मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम 0 टू l, अगर यहां से लेंथ l दी हुई है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब ये याद रख लेना बस कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, इसका डायमेंशन क्या होगा, यूनिट इसका क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर, दैट यू विल कैलकुलेट। ठीक है, तो अब आगे से याद रहेगा इफ लैम्डा इज कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है बॉडी। ठीक है, इसी तरह से कई बार ऐसा होता है सर्कल दे देते हैं, मान लो ऐसे दे दिया, अब क्या होगा? लैम्डा इस पे चार्ज क्यू दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? क्यू अपॉन पाई आर, राइट। पूरा सर्कल अगर दे दें
पूरा सर्कल अगर दे दें तो क्या लिखेंगे, लैम्डा अपॉन 2πr। यूनिफॉर्म है ना, तो लैम्डा क्यू अपॉन 2πr। तो कहने का मतलब तुमने देखा किस तरह से हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज किया है। इसी तरह से अगला अब हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस नाम से ही पता लग रहा है सरफेस का मतलब क्या है। सो सेकेंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब मान लो एक सरफेस ले लेते हैं और इस पर चार्ज क्यू है पूरे पर। अब ये एरिया का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैं इसको लिखता हूं सिग्मा से, चार्ज अपॉन एरिया। फिर से अगर यूनिफॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शीट ले लूं, ये शीट है, यूनिफॉर्म है ना शीट हर जगह, और अगर इस शीट को मैं ऐसे फाड़ दूं, अब इसका अगर मुझे निकालना पड़े कि इसका चार्ज कितना है या फिर मास कितना है, फिलहाल मास की बात करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे का मास और इसका एरिया निकालना पड़ेगा बस मुझे। अगर इसका एरिया निकल जाता है तो आई कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बोलेंगे कि सपोज एरिया ए पर चार्ज क्यू था 1 पर क्यू अपॉन ए, और ये जो स्मॉल एरिया था डी ए, इस पर चार्ज कितना होगा, यानी स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय ए इंटू स्मॉल एरिया। जो भी हमने एरिया लिया होगा, सपोज ये ऐसे करके आ गया था, मान लेते हैं एरिया डी एस का जो मैंने फाड़ा था अभी, तो इसका हम सिंपली यूनिटरी मेथड, फिर से मैंने यूनिटरी मेथड यूज किया इसमें। लेकिन अगर मान लो यूनिफॉर्म ना हो, फिर क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन स्मॉल एरिया, देन यू विल यूज दिस। फिर से इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं कि अपने आप तुम लोग सॉल्व करो और आगे ये यूज होगा। फिर से नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे अब ये एरिया का कॉन्सेप्ट था, अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। थर्ड केस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। करेक्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, सॉरी वॉल्यूम नहीं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगेन मान लो कुछ इस तरह का स्फीयर ले लेते हैं और हमें क्या निकालना है इस केस में, रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, इसका मतलब चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब कह लो आप चाहे। सपोज करो ये सॉलिड है, कैपिटल आर ले लेता हूं, दिस इज कैपिटल आर, सॉलिड है ये, पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग है। आगे बात करेंगे इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर इसके अंदर का एक स्फीयर है, रेडियस r है जिसका, और मुझे उसके लिए निकालना है, तो क्या आएगा, तब आएगा फिर से यूनिटरी मेथड, 4/3 पाई आर क्यूब पर चार्ज है Q 1 पर होगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 स्मॉल आर क्यूब। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये छोटे वाले स्फीयर का चार्ज निकाल सकते हैं कितना है। स्टूडेंट देखो, वैसे तो मैंने यूनिटरी मेथड यूज किया है, लेकिन कई बार रो की टर्म्स में अगर दे दें कि रो इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यही वाला मेथड है, कांस्टेंट है, इसका मतलब हम रो को यूज कर सकते हैं। कैसे, अब मान लो मैं बोलूं, अब चार्ज नहीं दिया हुआ इसका, अब मान लो ये दिया कि रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है। अगर रो कांस्टेंट है और इस वाले स्फीयर पे मुझे चार्ज निकालना है कितना है, तो क्या करूंगा, तुम्हें पता है इसके अंदर क्या था, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसका कैसे ऐसे कैलकुलेट करता हूं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दिस विल गिव यू चार्ज लाइक दिस। तो यहां से मैं चार्ज निकाल सकता हूं, समझ आया सबको। तो कहने का मतलब ये जो है, ये केस हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब हम डेरिवेशंस करेंगे तब हम इसका यूज भी लेंगे। बोर्ड में अगर आएगा तो सिंपली क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ सकती है कि भाई क्या होता है, और इसके डायमेंशंस आ सकते हैं। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, डायपोल मोमेंट पढ़ा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने आप पढ़ोगे आप पहले ही। नेक्स्ट चैप्टर आपका
नेक्स्ट चैप्टर नहीं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे।